जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। उद्धव ठाकरे गुट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। ये याचिका चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ लगाई गई है जिसमें आयोग ने शिवसेना के नाम और पार्टी सिंबल को फ्रीज करने का आदेश दिया था। फ्रीज करने का मतलब दोनों गुटों में से कोई भी अब इस नाम और निशान का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उद्धव गुट का कहना है कि आयोग ने बिना किसी सुनवाई के ही पार्टी का नाम और निशान फ्रीज कर दिया। गुट के नेता राज्यसभा सांसद अनिल देसाई ने कहा, हमें चुनाव आयोग ने नाम और निशान तय करने के लिए समुचित समय नहीं दिया। नाम और निशान फ्रीज करने का आदेश चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर को दिया था। आयोग ने 3 नवंबर को अंधेरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में दोनों गुटों को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तीर धनुष इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही दोनों गुटों से नाम और निशान के 3-3 सुझाव मांगे थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 3 संभावित नामों में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना बाला साहेब प्रबोधनकर ठाकरे, ये 3 नाम दिए गए। और निशान के 3 ऑप्शन त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल, इसे प्राथमिकता दी। दूसरी तरफ शिंदे गुट की ओर से जो नाम दिए गए वो थे शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, बाला साहेबची शिवसेना, शिवसेना बाला साहेब को प्राथमिकता दी गई। शिंदे गुट ने चुनाव चिन्ह के लिए त्रिशूल, गदा और उगते सूरज को प्राथमिकता दी थी। शाम होते होते फैसला आ गया। उद्धव कैंप को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम मिला, चुनाव निशान मिला मशाल। शिंदे कैंप की पार्टी का नाम होगा बाला साहेब की शिवसेना। शिंदे की तरफ से सुझाए गए तीनों ही सिंबल को खारिज कर दिया गया क्योंकि त्रिशूल और गदा रिलीजियस सिंबल हैं और उगता हुआ सूरज डीएमके का चुनाव निशान है, तो उन्हें नया सुझाव देना होगा सिंबल के लिए। मुद्दे की बात यह कि अब 2 शिवसेना होंगी, एक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और दूसरी बाला साहेब की शिवसेना। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने आज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। याचिका गोवंश सेवा सदन नाम के संगठन की ओर से लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि भारत सरकार के लिए गायों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास की बेंच ने पूछा, क्या किसी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित करना अदालत का काम है? आप इस तरह की याचिकाएं क्यों लाते हैं? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, मैं केंद्र सरकार को इस पर विचार करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध कर रहा हूं। याचिकाकर्ता के जवाब से असंतुष्ट कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, इसमें किसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है जो याचिका आर्टिकल 32 के अंतर्गत दाखिल की गई। कोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। यहां आपको बता दें, पिछले साल गौकशी के एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि गाय हमारी संस्कृति का आधार है, इसके संरक्षण के लिए इन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन था। अगली सुर्खी पश्चिम बंगाल से, जहां मोमिनपुर इलाके में 9 अक्टूबर को 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मोमिनपुर में 8 अक्टूबर से ही तनाव का माहौल था। 9 अक्टूबर को मिलाद उन नबी के मौके पर झंडा फहराने को लेकर बवाल हुआ। फिर 9 अक्टूबर की देर रात इलाके में अचानक हिंसा भड़की, जिसके बाद कुछ लोगों ने इकबालपुर पुलिस थाने का घेराव किया। बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों और आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की। पथराव और बम फेंकने की भी घटनाएं हुई। पुलिस ने हिंसा करने के आरोप में 38 लोगों को हिरासत में लिया है। 10 अक्टूबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही मजूमदार समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए मजूमदार ने एक ट्वीट में लिखा, यह बहुत शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अंडर में काम करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस हिंदू भाइयों और बहनों की रक्षा करने में विफल रही। जब मैं कोलकाता के हिंसा प्रभावित मोमिनपुर का दौरा करने जा रहा था तो मुझे ही गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की भी टुकड़ियां मौजूद हैं। बीजेपी कोलकाता प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी 22 भाजपा विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने और हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की। सुनिए। राज्यपाल से हम लोग का एक डिमांड है, आप गवर्नमेंट को जल्दी एडवाइस कीजिए डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स। वह हालत बहुत खराब है और पुलिस पूरा रिलैक्टेंट है। पुलिस का लापरवाही वजह से रिलैक्टेंट एटीट्यूड से ये हादसा हुआ है। डिप्लॉयमेंट ऑफ सीएपीएफ एक नंबर है, दूसरा नंबर है
एनआईए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बहुत एक्सप्लोजन हुआ है। 3 है, जो डैमेज हुआ है उसको असेसमेंट करके उसको 100% कॉम्पेंसेशन। इन बयानों पर सत्तारूढ़ टीएमसी की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है। सुनिए। मुझे जानकारी नहीं है कि इकबालपुर एरिया में ऐसा कुछ हुआ। अगर कुछ होता है तो ममता बनर्जी का अधीन जो हमारे स्टेट पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, वो लोग कॉम्पिटेंट है इसको मुकाबला करने का। ये सेंट्रल पुलिस बोलना ये संविधान का खिलाफ है, क्योंकि कानून का स्थिति पूरी स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है, तो हम इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। कमाल है, सांसद जी दुनिया जहां की जानकारी रखते हैं, अपने राज्य में अपनी सरकार के तले हुई हिंसा की इनको जानकारी ही नहीं है। अगली सुर्खी में बात दिल्ली दंगों की। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों पर रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स की सिटीजन्स कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। कमेटी ने रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को सांप्रदायिक दंगों से निपटने में विफलता का दोषी बताया। रिपोर्ट में कहा कि गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अपर्याप्त थी। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों दोनों पर नियंत्रण होने के बावजूद गृह मंत्रालय हिंसा रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा। 24 और 25 फरवरी को पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन दिया गया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीन पर स्थिति इससे मेल नहीं खाती। कमेटी ने रिपोर्ट में दंगों के दौरान दिल्ली सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया और कहा कि हिंसा के दौरान दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार नागरिक मध्यस्थता और राजनेता की भूमिका निभाने में विफल रही। साथ ही हिंसा से प्रभावित लोगों को समय पर पर्याप्त राहत और मुआवजा सुनिश्चित कराने में भी विफल रही। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि टीवी न्यूज़ चैनलों ने NTCA प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह और सांप्रदायिक घृणा वाले कार्यक्रम चलाए। चैनलों की रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह और संदेह के साथ मुद्दों को हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में तैयार किया। कमेटी ने अपने निष्कर्ष में कहा कि दंगों की जांच को सही दिशा में नहीं ले जाया गया। निष्पक्ष और कठोर जांच ही सच्चाई पर प्रकाश डाल सकती है और पीड़ितों के साथ न्याय कर सकती है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AP शाह, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RS सोढ़ी, पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव GK पिल्लई शामिल थे। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।